Good morning, everyone. Myself, Dr. Ashma Gupta, Assistant Professor in Zoology, PSPS, GCW, Gandhinagar, Jammu. So students will have an important discussion on the topic lipid metabolism. और lipid metabolism के अंदर बहुत सारे topics आते हैं, जिसमें से one very important topic is beta oxidation of fatty acids. Fatty acids की beta oxidation, it is very important from the curriculum point of view as well as from the competitive point of view. तो आज हम इस topic पे थोड़ा सा study करेंगे. सबसे पहले वी नीड टू नो सम फैक्ट्स अबाउट दी फैट्स. कुछ फैट्स के बारे में कुछ बातें जानना जरूरी है बिफोर वी एक्चुअल जंप टू द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. ऑक्सीडेशन क्या है? व्हाट इज ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन मींस एक कंपाउंड को ब्रेक करना so as to release its energy so that that energy can be utilized by the various parts of the body for its functioning. अगर हम जो भी एक्सेस में कैलोरीज लें, फॉर एग्जाम्पल एमिनो एसिड्स लें, कार्बोहाइड्रेट्स लें या एक्सेस फैट्स लें, वो सारी कैलोरीज हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती है इनटू ट्राइग्लिसराइड्स. जो भी एक्सेस फैट्स हम लेते हैं वो सारी ट्राइग्लिसराइड्स में कन्वर्ट हो जाती है. यहां तक कि जो भी हम एक्सेस अमीनो एसिड्स लेंगे या एक्सेस कार्बोहाइड्रेट्स लेंगे वो भी हमारी बॉडी में कन्वर्ट हो जाती हैं ट्राइग्लिसराइड्स में, एंड दे आर स्टोर्ड इन द एडिपोज टिश्यू ऑफ द बॉडी. एक्सेस फैट्स और एक्सेस कैलोरीज इन द फॉर्म ऑफ अमीनो एसिड्स एंड प्रोटीन्स, all of these are stored in our body in the form of triglycerides, in the form of fats, yeah, in the form of lipids. Why it is called as triglycerides? This is the basic triglyceride molecule. एक basic triglyceride molecule है, क्योंकि एक triglyceride molecule, tri means three, so three here refers to three molecules of fatty acids which are joined with one molecule of glycerol. जब तीन मॉलिक्यूल्स फैटी एसिड्स के एक ग्लिसरॉल मॉलिक्यूल के साथ जुड़ जाते हैं, the molecule that is formed, that is called as a triglyceride. ट्राइग्लिसराइड्स को ही हम फैट्स भी कहते हैं, ट्राइग्लिसराइड्स को ही हम लिपिड्स भी कहते हैं, और ट्राइग्लिसराइड्स हमारी बॉडी में स्टोर हो जाते हैं इन द एडिपोज टिश्यू. फैट्स आर नॉट द इंस्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी. जैसे कार्बोहाइड्रेट्स हम लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट्स दे आर डाइजेस्टेड, दे आर एब्सॉर्ब एंड दे गिव अस इंस्टेंटली, दे प्रोवाइड अस विद एनर्जी. लेकिन फैट्स के केस में ऐसा नहीं है. फैट्स वंस डाइजेस्टेड, वंस एब्सॉर्ब, दे आर स्टोर्ड इन आवर बॉडी, और जब भी हमें चाहिए होता है दे प्रोवाइड अस द एनर्जी. जब भी बॉडी में एनर्जी की डेफिशिएंसी हो जाती है तो फैट्स दे प्रोवाइड अस विद द एनर्जी. Fats are not the instant but wonderful source of energy if we compare them with other sources of energy such as carbohydrates. For example, अगर आप 1 ग्राम स्टार्च का लेते हैं और 1 ग्राम फैट लेते हैं, तो the energy provided by both of them will not be equal. Rather, जो 1 ग्राम फैट है वो आपको डबल एनर्जी देगा as compared to 1 gram of carbohydrate starch, which means कि fats carbohydrates के comparison में बेशक हमें instantly energy नहीं देते, but the amount of energy they give us is double the amount of the energy we get by the oxidation of the carbohydrates. Now, why our body is able to store the fats so easily? Because fats को store करने के लिए water is not required. Fat can simply be stored in the body in the form of fat droplets. Fats body में सीधा fat droplets की form में store हो जाते हैं. Fats को store करने के लिए हमें water नहीं चाहिए होता, and that is the reason कि fats are easily stored inside our body. So let's have a revision of these three basic points. पहली चीज, जो भी हम excess calories लेंगे, जो भी हम excess fats लेंगे, they will be stored in our body as triglycerides in the adipose tissue. Secondly, जो हम फैट्स लेते हैं वो हमें इंस्टेंट नहीं लेकिन डबल एनर्जी प्रोवाइड करते हैं इफ वी कंपेयर देम विद द कार्बोहाइड्रेट्स. एंड थर्ड थिंग कि फैट्स इजीली क्यों स्टोर हो जाते हैं? बिकॉज फैट्स को स्टोर करने के लिए पानी नहीं चाहिए. फैट्स को बॉडी सिंपली इन द फॉर्म ऑफ फैट ड्रॉपलेट स्टोर कर देती है. नाउ आवर टॉपिक इज बीटा ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड्स. Fatty acids are a component of fats. Fatty acids
फ्रीली तो नहीं मिलते, फ्रीली हम डाइट में नहीं खा सकते. फैटी एसिड्स आर दी कंपोनेंट्स ऑफ फैट्स इटसेल्फ. तो सबसे पहले वी नीड टू नो कि फैट्स किस तरह से टूटते हैं और किस तरह से हमें फैटी एसिड्स मिलते हैं. उसके बाद ही हम फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन कर सकते हैं. तो फर्स्ट थिंग वी नीड टू नो इज कि जो हमारा फैट मॉलिक्यूल है that is composed of 1 glycerol and 3 fatty acid molecules. First thing is कि हमें सबसे पहले इस मॉलिक्यूल को तोड़ना है फैट या लिपिड के, फिर ही हमें फैटी एसिड्स मिलेंगे और फिर ही हम उनकी ऑक्सीडेशन करवा सकते हैं ना. इनकी ब्रेकेज इज ब्रॉट अबाउट बाय द डाइजेशन. जो फैट मॉलिक्यूल्स हैं दे आर simply broken down when they are digested in our body with the help of the enzyme lipases. जो lipases enzymes हैं they bring about the addition of 3 molecules of water. These 3 molecules of water in the presence of the enzyme lipase bring about the breakdown of this lipid or the fat molecule and we get our glycerol and the 3 molecules of fatty acid. कुछ इस तरह. This is our glycerol. क्योंकि glycerol का what is the functional group of glycerol? OH. We know that. तो glycerol हमारा एक प्रोटॉन यहां से लेके we have got, ये हमारा glycerol का मॉलिक्यूल है. This much is our molecule of glycerol. When one proton is added to it, that glycerol gets converted into this molecule is converted into a full-fledged glycerol molecule. ठीक है जी, ये होगा. Now, fatty acids का functional group is COOH. Fatty acids का functional group is COOH, carboxylic acid. उसके लिए भी हमें क्या चाहिए? We have CO, we have this. ये हमारे fatty acids हैं पूरे. This is the entire chain of fatty acids. We need OH. OH भी कहाँ से आएगा? Water से. So when a water molecule is added, एक प्रोटॉन वाटर का चला गया हमारे ग्लाइसरॉल के पास and we get a complete molecule of the glycerol. Now, water will also provide the group OH. OH कहाँ चला जाएगा? COOH के पास, क्योंकि फैट्स का फंक्शनल ग्रुप होता है COOH. In this way, we will get our 3 molecules of fatty acid. Like this. Both the glycerol as well as the fatty acids, इनका different fate है oxidation का. Both of them have their different fate. दोनों ही आगे जाके एनर्जी प्रोवाइड करते हैं. जो फैटी एसिड मॉलिक्यूल्स हमें यहाँ से मिलते हैं फैट्स की ब्रेकडाउन के बाद, these are picked up by the protein albumin. एल्ब्यूमिन एक प्रोटीन होती है जो हमारे ब्लड में फ्री फ्लो करती है और ये अपने साथ बहुत सारे मॉलिक्यूल्स को बाइंड करके मूव करवाती है. सिमिलरली जो फैट्स हैं, फैटी एसिड्स हैं, वो भी इस प्रोटीन के साथ बाइंड कर जाते हैं. दे ट्रैवल इन आवर ब्लड एंड देन जिस भी बॉडी पार्ट को फैटी एसिड की जरूरत होगी ऑक्सीडेशन के लिए, वो एल्ब्यूमिन से फैटी एसिड को पिक कर लेता है एंड देन इट ब्रिंग्स अबाउट इट्स ऑक्सीडेशन. So oxidation of the fatty acid takes place in different body parts, may it be kidney, may it be liver, may it be brain, may it be lungs, may it be the adipose tissue itself. तो बहुत सारे बॉडी पार्ट्स में फैटी एसिड्स की ऑक्सीडेशन होती है डिपेंडिंग अपॉन कि आपके किस बॉडी पार्ट को एनर्जी की जरूरत है. एंड राइट इन द बिगिनिंग आई सेड कि फैट्स आर द वंडरफुल सोर्स ऑफ एनर्जी एंड बाय द एंड ऑफ द टॉपिक वी विल लर्न कि एक फैटी एसिड से ही इतनी एनर्जी मिलती है तो फैट्स कितनी एनर्जी देंगे. बाय द एंड वी विल हैव अ क्लियर कांसेप्ट ऑफ दिस एनर्जी टॉपिक ऑफ द फैट्स. तो दिस मच इज क्लियर कि जब एल्ब्यूमिन जो है वो पिक कर लेगा फैटी एसिड को और उसके बाद होती है इसकी ऑक्सीडेशन. ग्लाइसरॉल हैज अ डिफरेंट फेट, फैटी एसिड हैज अ डिफरेंट फेट. नाउ द एक्चुअल टॉपिक ऑफ द फैटी एसिड ऑक्सीडेशन. फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो कॉन्सेप्ट था वो दिया था 1905 में फ्रांस न्यूट ने and it was 100% correct. आज तक वही कंसेप्ट हम फॉलो करते आ रहे हैं फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का. The concept was given by Franz Knuth in the year 1905. फैटी एसिड्स का कुछ सिंथेसिस का प्रोसेस ही बॉडी में ऐसा होता है. व्हाट आर फैटी एसिड्स? अगर हम लेमन लैंग्वेज में बात करें तो फैटी एसिड क्या है? फैटी एसिड्स आर द लॉन्ग चेन ऑफ कार्बन मॉलिक्यूल. These are the long chain of carbon compounds. और कुछ बायोसिंथेसिस फैटी एसिड्स की इस तरह से होती है that majority of the fatty acids that we take in the diet, yeah, which are synthesized in our body, they are
इवन कार्बन फैटी एसिड। ऑड भी बनते हैं, बट मेजॉरिटी ऑफ द फैटी एसिड्स व्हिच आर फॉर्म्ड इन आवर बॉडी दे हैव इवन कार्बन्स इन देयर लॉन्ग चेन्स ऑफ द फैटी एसिड्स। फैटी एसिड्स के पास बहुत इलोंगेटेड सी चेन्स होती हैं कार्बन मॉलिक्यूल्स की, और कुछ बायोसिंथेसिस का प्रोसेस ऐसा है बॉडी के अंदर भी, और जो हम डाइट से भी फैटी एसिड्स लेते हैं, दैट मेजॉरिटी ऑफ द फैट्स दे आर even carbon chain fatty acid molecules of fats. The most commonest ones are palmitic acid, जिसमें 16 कार्बन होते हैं, and stearic acid, which has 18 carbons. These are the two very common fatty acids, palmitic acid and stearic acid. Palmitic acid is a long chain of 16 carbon molecules, and stearic acid, which is a long chain of 18 carbon molecules. फैटी एसिड का जो ऑक्सीडेशन वाला प्रोसेस है वो होता है माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि इट इज द माइटोकॉन्ड्रिया व्हिच हैज द एंजाइम्स फैटी एसिड ऑक्सीडेजेस। ऑक्सीडेशन के लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए। ऑक्सीडेशन इज अ लॉन्ग प्रोसेस जिसके लिए हमें बहुत सारे एंजाइम्स चाहिए, और ये सारे एंजाइम्स को कलेक्टिवली कहा जाता है फैटी एसिड ऑक्सीडेजेस। और ये एंजाइम्स कहाँ प्रेजेंट है? ये एंजाइम्स प्रेजेंट है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया में। तो ऑक्सीडेशन जो है वो मेनली कहाँ होती है? माइटोकॉन्ड्रिया में। देयर आर 3 स्टेप्स ऑफ फैटी एसिड ऑक्सीडेशन। फैटी एसिड ऑक्सीडेशन के 3 स्टेप्स होते हैं, व्हिच आर, फर्स्ट इज the activation of the fatty acid molecule. The first step is the activation of a fatty acid molecule. Secondly, the transfer of the activated molecule of fatty acid from the cytosol to the mitochondria. And third is the actual process of breakdown of the fatty acid. Third is the actual process of oxidation of the fatty acid. Now, as I said, कि fatty acid का phenomena mainly कहाँ पे होता है? Mitochondria में. Reason being कि जो enzymes हमें चाहिए, the complex of enzymes which we need, they are present in the mitochondria. But the breakdown of the fat initially कहाँ होता है? Breakdown of the fat initially होता है cytoplasm में, cytosol में, which means कि ये जो पहले 2 step है, activation of a fatty acid molecule, then the transfer of the activated fatty acid molecule to the mitochondria, ये दोनों होंगे हमारे साइटोसोल में। और जो एक्चुअल प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन ऑफ फैटी एसिड है ये हमारा होता है कहाँ पे? माइटोकॉन्ड्रिया में। दिस एंड दिस फर्दर हैज 4 स्टेप्स। ये सारे स्टेप्स विल सी नाउ। सो फर्स्ट, activation of a fatty acid molecule. This will take place into the cytoplasm. Secondly, activated fatty acid को cytoplasm से shift करना है कहाँ पे? Mitochondria के अंदर. And third is the actual oxidation of the fatty acid molecule, जिसके further 4 steps हैं, और ये 4 steps कहाँ होंगे? हमारे mitochondria के अंदर. This is the basic reaction. These 4 steps are the basic reactions for the breakdown of the fatty acid molecule. So now we will begin with the first step, which is the activation of the fatty acid molecule. एक fatty acid molecule है हमारे पास, अब उसको activate करना है. The activator that we require is called as coenzyme A molecule. Fatty acid की activation के लिए जो हमें चाहिए molecule, that is called as coenzyme A. Coenzyme A molecule. What is the activator here? The activator is a coenzyme A molecule. Now, how does this reaction take place? आपके पास एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल है. फैटी एसिड का फंक्शनल ग्रुप है आपका COOH, कार्बोक्सिलिक एसिड. इसको हम ज्वाइन कराएंगे कोएंजाइम A के साथ, जिसका फंक्शनल ग्रुप होता है SH, which is the sulfhydryl group. SH, sulfhydryl group. ठीक है, तो हमारे पास एक फैटी एसिड है जिसका फंक्शनल ग्रुप है COOH. हमारे पास एक कोएंजाइम A है जिसने इसको एक्टिवेट करना है, उसका फंक्शनल ग्रुप है सल्फहिड्रिल ग्रुप. नाउ देयर इज
a formation of a bond which is called as thioester bond. जो bond बनता है by the joining of this COOH carboxylic acid group and this sulfhydryl group, that bond is called as thioester bond. और इस bond को बनाने के लिए the enzyme which require is called as thiokinase. ये हमें enzyme चाहिए और ये जो bond बनेगा दोनों groups के बीच, that is called as a thioester bond. ठीक है, bond will be between the COH group of fatty acid and SH group of the coenzyme A molecule. By this, the activated fatty acid that is formed, that is called as fatty acyl coenzyme A. Fatty acid coenzyme A. The activation के बाद जो molecule बनता है, that is called as fatty acyl coenzyme A. Fatty acyl coenzyme A is your activated fatty acid. This step requires energy. इस step के लिए energy चाहिए और जो energy है, that is given by ATP. ATP in this step breaks down into AMP plus 2 molecules of pyrophosphate. There will be 2 molecules of pyrophosphate. That means कि this first step of the activation, जो पहला ही step activation का है fatty acid oxidation में, that is energy dependent. और normally क्या होता है कि जब एक ATP molecule टूटता है, it converts into ATP plus 1 molecule of pyrophosphate. But here we can see the ATP molecule that has undergone the breakage to provide the energy, वो break हो रहा है AMP and 2 molecules of pyrophosphate, which means that energy equivalent to 2 ATP molecules are being used here. यहाँ पे energy 2 ATP molecules के बराबर use हो रही है. This we need to memorize because ये end में हमें energy निकालने में help करेगा. Fine. तो right in the beginning जब पहला ही step हो रहा है, जहाँ पे fatty acid की oxidation हो रही है, the fatty acid molecule combines with the coenzyme A molecule. दोनों का जो functional group है, उसके बीच में जो bond बनता है, that is called as thioester bond. The enzyme we require is called as thiokinase, and the molecule is called as fatty acyl coenzyme A, which means कि अगर हम palmitic acid की activation कर रहे हैं, the activated palmitic acid will be called as palmitoyl coenzyme A. और अगर आप stearic acid की activation करते हैं, the activated stearic acid will be called as stearyl coenzyme A, like this. So activated palmitic acid will be called as palmitoyl coenzyme A and the activated stearic acid will be called as stearyl coenzyme A. अब हम इसको रिएक्शन की फॉर्म में जरा देखेंगे कि रिएक्शन की फॉर्म में ये कैसा लगता है. Let's see that. So again here we need to memorize. एक चीज हमें ध्यान में रखनी है एंड तक कि फर्स्ट स्टेप में एनर्जी यूज हो रही है. दिस इज द ओनली स्टेप जहां पे एनर्जी यूज हो रही है. इसके बाद आप देखेंगे एनर्जी यूज कहीं भी नहीं होगी. इसके बाद एनर्जी हर स्टेप पे बनेगी, यूज कहीं नहीं होगी. जो 2 मॉलिक्यूल एटीपी के हैं वो यहीं पे यूज हो रहे हैं और कहीं यूज नहीं होंगे. ओके, so how does it take place? Let us see that. We have R. Now why I have written R? R यहाँ पे क्या इंडिकेट करता है? R यहाँ पे इंडिकेट करता है लॉन्ग चेन्स ऑफ कार्बन कंपाउंड्स. यहाँ पे 10 हो सकते हैं, 15 हो सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द फैटी एसिड. सो R मींस कि देयर इज अ लॉन्ग चेन ऑफ CH2. तो उसको पूरी चेन तो लिख नहीं सकते, उसके लिए वी हैव रिड्यूस्ड इट विद द शॉर्ट फॉर्म R. सो वी हैव R CH2 CH2. ये है आपका फैटी एसिड. इसमें कंबाइन करना है COASH which is coenzyme A with its functional group SH. The molecule form will be like this. तो यहाँ पे क्या हुआ? COOH is reduced and 1 proton is donated by the coenzyme A molecule, which means a molecule of water is reduced.
So here in the first step, which is an energy dependent step, मैं फिर से यहाँ लिखूंगी energy dependent step, ATP converts into ADP plus 2 molecules of pyrophosphate like this, and there is a removal of water molecule. एक पानी का molecule reduce होगा और उस पानी के molecule के कारण जो हमें मिलेगा compound, that is called as the fatty acyl coenzyme A. ये आपका activated fatty acid है जिसे हम कहते हैं क्या, fatty acyl coenzyme A. Fine. Now the thing is कि फैट हमने एक्टिवेट तो कर दिया और ये स्टेप कहाँ हुआ, साइटोप्लाज्म के अंदर. हमें ये कहाँ चाहिए एक्टिवेटेड, हमें ये चाहिए माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. बट वी नो दैट माइटोकॉन्ड्रिया इज अ डबल मेम्ब्रेन स्ट्रक्चर. माइटोकॉन्ड्रिया की दो मेम्ब्रेन्स होती है, द आउटर एंड द इनर माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन. और ये मेम्ब्रेन्स जो है ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड को ऐसे ही मूव नहीं करने देती आउटसाइड दी इनसाइड दी माइटोकॉन्ड्रिया. ये आपका पड़ा हुआ है साइटोप्लाज्म में. ये आपको फैटी एसिड चाहिए कहां पे, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर, क्योंकि ऑक्सीडेशन के एंजाइम्स वहां पड़े हैं. बट बीच में हिंड्रेंस क्या है, हिंड्रेंस है द टू मेम्ब्रेन्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया. नाउ देयर कम्स रेस्क्यू के लिए एक सिस्टम काम में आता है विच इज कॉल्ड एज कैट सिस्टम. व्हाट इज दैट सिस्टम? हमें पता है कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के पास बहुत सारी कैरियर प्रोटीन्स होती हैं जो मॉलिक्यूल्स को इनसाइड एंड आउटसाइड द ऑर्गेनेल्स ट्रांसफर करने में हेल्प करती हैं. वैसे ही एक प्रोटीन माइटोकॉन्ड्रिया के पास होती है व्हिच इज कॉल्ड एज कार्निटीन. ये कार्निटीन हमें हेल्प करेगा, ये कार्निटीन हमें हेल्प करेगा एक्टिवेटेड फैटी एसिड को पहुंचाने में, साइटोप्लाज्म से उठा के माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन्स को पास करके माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर वाले मैट्रिक्स में. तो यहाँ पे हमारे पास क्या है, डबल मेम्ब्रेन्स ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया. ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया का मैट्रिक्स और ये है हमारे पास इस साइड पे साइटोप्लाज्म, साइटोसोल. ठीक है जी. ये हमारी प्रॉब्लम है जो एक्टिवेटेड फैटी एसिड को मूव नहीं करने देगा. नाउ दिस इज माय एक्टिवेटेड फैटी एसिड. ये मेरा एक्टिवेटेड फैटी एसिड है with the coenzyme A molecule attached with it. I'll write it the other way. ये मेरा एक्टिवेटेड फैटी एसिड है. ठीक है जी. इसको मैंने शिफ्ट कराना है वहां. तो मेरे रेस्क्यू में आएगा प्रोटीन, कैरियर प्रोटीन कार्निटिन. Now why it is called as CAT system? ये जो ट्रांसफर का पूरा प्रोसेस है that is called as the CAT system because इस सिस्टम में दो एंजाइम्स इन्वॉल्व है, CAT1 and CAT2. It is dependent upon two enzymes, CAT1 and CAT2. The full form is carnitin acyl transferases. So we have two such transferases enzymes. तो ये जो CAT सिस्टम है ये बेसिकली दो एंजाइम्स का बना हुआ है, CAT1 और CAT2. इसमें दो एंजाइम्स फंक्शन करते हैं. The CAT1, the full form is carnitin acyl transferases 1, carnital acyl transferases 2. ठीक है. Now the molecule form will be, इसमें क्या होता है that the carnitin it donates its proton. जो कार्निटिन है ये अपना एक प्रोटॉन डोनेट कर देता है. The carnitin donates its proton to the coenzyme A molecule. तो आपका coenzyme A फ्री हो जाता है. Your coenzyme A becomes free because it accepts one proton from the carnitin. ये कार्निटिन से एक प्रोटॉन ले लेगा और ये फ्री हो जाएगा, ये रिलीज हो जाएगा from the activated fatty acid. In turn, carnitin itself binds with the activated fatty acid. In turn, जो आपका carnitin है, वो खुद activated fatty acid के साथ आके join हो जाएगा, bind हो जाएगा. This activated fatty acid attached with the carnitin, carnitin move कर सकता है from the cytoplasm to the mitochondria because it is a protein which can pass through the membranes of the mitochondria. ये carnitin अंदर जा सकता है. तो ये कार्निटिन एक्टिवेटेड फैटी एसिड को लेके अंदर आ जाएगा. ये एक्टिवेटेड फैटी एसिड को लेके कार्निटिन अंदर आ जाएगा. इनसाइड अगेन कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल
will bind to this transferred activated fatty acid. अंदर फिर से इसके साथ एक कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल ज्वाइन करेगा. अब की बार ये कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल अपना प्रोटॉन कार्निटिन को देगा, so that कार्निटिन की वैलेंसी इज सेटिस्फाइड. सो नाउ दिस प्रोटॉन, क्योंकि यहाँ पे कोएंजाइम ए ने प्रोटॉन लिया था कार्निटिन से, दैट इज द पे बैक टाइम. अभी अपना प्रोटॉन कार्निटिन को वापस दे देगा. कार्निटिन विल बी रिलीज्ड, we get a carnitin and we get again the activated fatty acid with a coenzyme A molecule joined with it, and we get a free carnitin जिसने अब की बार प्रोटॉन कहां से लिया, अब की बार प्रोटॉन कोएंजाइम A से लिया और ये फ्री हो गया. ठीक है. इन टर्न जो कोएंजाइम A है वो वापस फैटी एसिड के साथ जुड़ गया. तो कार्निटिन विल कम बैक इन दी साइकिल. कार्निटिन अंदर बाहर मूव कर सकता है. तो वी कैन से कि इस टाइम पे क्या हुआ है कि एक्टिवेटेड फैटी एसिड को कार्निटिन ने अपने साथ मूव करवाया है इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया. बट दिस वाज रिक्वायर्ड क्योंकि फैटी एसिड अकेला मूव नहीं कर सकता. Though it is activated, still it is not able to transverse through the two mitochondrial membranes. So here comes the rescue carnitin system, carnitin acid transferases. यहाँ पे चाहिए आपको CAT1 और यहाँ पे चाहिए आपको CAT2. So this carnitin system will help us in transferring the activated fatty acid inside the mitochondria. Now comes the actual process of beta oxidation. अब जब एक एक्टिवेटेड फैटी एसिड पहुंच गया inside the mitochondria, then begins the actual process of the beta oxidation. Now first is what is oxidation? ये हमें पता है कि that means कि इसका ब्रेकेज होगा and it will release the energy. It will be broken down and it will give us the energy. Now अगर हम केमिस्ट्री की लैंग्वेज में बात करें और प्रोटॉन्स के फॉर्म में बात करें तो व्हाट इज द ऑक्सीडेशन? ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन. ऑक्सीडेशन क्या है? ऑक्सीडेशन इज द रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स. एज आई सेड कि जो अंदर ऑक्सीडेशन होगी उसके फर्दर 4 स्टेप्स हैं. These 4 steps are, the first step is oxidation, then hydration, then again oxidation and then thiolysis. जो 4 steps beta oxidation के हैं inside the mitochondria, these 4 steps are oxidation 1. Here we need to remember, जहां भी oxidation बोलेंगे वहां पे there will be removal of proton. Second step will be hydration. Hydration क्या है? Addition of water. Third step will be again oxidation. फिर से oxidation 2. Oxidation 2 will be again the removal of protons. And then last step will be thiolysis, which is the actual breakdown. Last step है thiolysis, which is the actual breakdown of the molecule. So let us see one by one कि ये steps किस तरह से होते हैं. Fine. तो हम स्टार्ट करते हैं एक बेसिक एक्टिवेटेड मॉलिक्यूल से जो कि ट्रांसफर होके कहां पहुंच चुका है? माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर. रिमेंबर हियर कि पहला स्टेप और सेकंड स्टेप दे आर नॉट रिपीटेड. एक बार जब फैटी एसिड एक्टिवेट हो गया और एक बार जब वो ट्रांसफर हो गया, जब तक कि फैटी एसिड पूरी तरह नहीं टूट जाता तब तक वो माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर ही रहेगा. सो व्हिच मींस कि फर्स्ट एंड द सेकंड स्टेप ऑफ द बीटा ऑक्सीडेशन दे आर नॉट रिपीटेड. What about the fate of these 4 steps? ये हम एंड में बात करेंगे. पहले हम चलते हैं कि किस तरह से हमारा एक एक स्टेप होता है. Let's see the first step, that is the oxidation 1. सबसे पहले हम देखते हैं how our oxidation begins. Oxidation 1. यहाँ पे the most important thing is कि किस तरह से ATP बनती है वो देखना बहुत जरूरी है. Oxidation 1, now you know oxidation is what? रिमूवल ऑफ द प्रोटॉन्स. ऑक्सीडेशन की बात जहां भी करूंगी दैट मींस वहां मैं बात कर रही हूँ कि मॉलिक्यूल से प्रोटॉन्स रिमूव हो रहे हैं. नाउ व्हाई दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इस प्रोसेस को हम बीटा ऑक्सीडेशन क्यों कहते हैं? आई विल गिव द आंसर. ये आ गया जी आपका एक्टिवेटेड प्रोटॉन. ठीक है. लेट अस ऐड अनदर मॉलिक्यूल टू मेक द थिंग्स मोर इजी. एक और हम CH2 लगा देते हैं.
सो दैट एंड में हमें थोड़ी ज्यादा क्लैरिटी रहेगी। ये आ गया जी हमारा एक्टिवेटेड फैटी एसिड जो कहाँ प्रेजेंट है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। व्हाई इट इज कॉल्ड एज बीटा ऑक्सीडेशन। दिस इज द फंक्शन ग्रुप COOH, जिसके साथ इस टाइम पे कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल लगा हुआ है, बट फंक्शन ग्रुप COH ही है। दिस इज द फर्स्ट कार्बन ऑफ द अल्फा कार्बन। पहले कार्बन जो फंक्शन ग्रुप के साथ लगा होता है उसको अल्फा बोलते हैं, और दूसरा कार्बन को हम बोलते हैं बीटा। अब आप देखेंगे जितनी भी रिएक्शंस हैं, जितनी भी रिएक्शंस यहाँ होंगी वो सारी कहाँ होंगी, अल्फा और बीटा के ही बीच में। सारी reactions are dependent upon these two carbons. That is why this process is called as beta oxidation of fatty acids. We need to concentrate upon this carbon. इसी कार्बन पे सारी reactions होंगी and the molecule will be oxidized. So let us see that first point. First point, oxidation, removal of the protons. इसके लिए हमें चाहिए enzyme acyl coenzyme A dehydrogenase। एंजाइम जो हमें चाहिए फर्स्ट स्टेप पे, दैट इज कॉल्ड एज एसाइल कोएंजाइम ए डिहाइड्रोजिनेज। ठीक है, प्रोटॉन, मैंने क्या बोला स्टार्टिंग में कि जितनी रिएक्शंस होंगी वो कहाँ होंगी, अल्फा और बीटा के बीच में ही। होना क्या है, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स, ऑक्सीडेशन 1, रिमूवल ऑफ प्रोटॉन। प्रोटॉन्स यहीं से जाएंगे, लेकिन किसके पास, देयर शुड बी, जब भी प्रोटॉन्स रिमूव होते हैं देयर शुड बी सम एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन। इस केस में द एक्सेप्टर ऑफ प्रोटॉन इज FADH। FADH is the acceptor of proton and this FADH is converted into FADH2। तो फर्स्ट स्टेप में ऑक्सीडेशन में which is the acceptor of proton, it is the FADH, और FADH जब दो प्रोटॉन्स यहां से लेगा it will be converted into FADH2। This FADH2 later जब ये आपका FADH2 ETC में जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन, जहां पे आपके सारे मेटाबॉलिज्म के प्रोसेसेस आके मर्ज हो जाते हैं, जब ये FADH2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, ये टूट के आपको 2 ATP मॉलिक्यूल्स देगा। ठीक है, so the formation of the FADH2 is very beneficial for the fatty acids, क्योंकि right in the first step जब ऑक्सीडेशन होगी, which means कि दो प्रोटॉन्स रिमूव होंगे, तो आपका वो दो प्रोटॉन्स किसके पास गए, वो दो प्रोटॉन्स का एक्सेप्टर है आपका FADH। FADH is converted into FADH2। ये FADH2 जब ETC में जाके इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाके मर्ज हो जाएगा, वहां पे ये ब्रेक डाउन करके FADH2 आपको क्या देगा, 2 ATP मॉलिक्यूल्स। Because of the removal of these protons, we get double bond, क्योंकि दोनों मॉलिक्यूल से एक प्रोटॉन रिमूव हो गया, तो हमें क्या मिल गया, डबल बॉन्ड। दिस इज योर बीटा एंड दिस इज द अल्फा। हम सिर्फ इसी पे कंसंट्रेट करेंगे कि बिकॉज ऑफ द रिमूवल ऑफ टू प्रोटॉन्स, एक प्रोटॉन यहां से गया, एक प्रोटॉन यहां से गया, हमारा FADH2 बन गया, वी गॉट डबल बॉन्ड। दिस इज कॉल्ड एज इनॉइल कोएंजाइम ए। इस मॉलिक्यूल को कहते हैं इनॉइल coenzyme A, because this molecule has what? This molecule has a double bond. So notice the second step, hydration. Hydration is the addition of water. अब हमें चाहिए यहाँ पे water. इस इनॉइल कोएंजाइम A में we will add water. The enzyme that we will require here is इनॉइल hydrate, जो क्या कॉज कर रहा है, हाइड्रेशन ऑफ दिस इनॉइल कोएंजाइम A। वाटर आया, दो प्रोटॉन्स और एक ऑक्सीजन का मॉलिक्यूल लेकर आया, उसके लिए हमें जो एंजाइम चाहिए वो है हमारा इनॉइल हाइड्राटेज। सेकंड स्टेप ऑफ हाइड्रेशन। अगेन ये वाटर मॉलिक्यूल कहां पे ऐड करेगा प्रोटॉन्स एंड ऑक्सीजन मॉलिक्यूल, यहीं अल्फा और बीटा के बीच में। हाउ डज इट डू दैट, RCH2 CHOH। ठीक है, वी गेट CHOH, CH2 OH। ये किस तरह से ट्रांसफर हुआ, वाटर मॉलिक्यूल हैज 2 प्रोटॉन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। OH, एक H और एक O मॉलिक्यूल आपका स्ट्रेट अवे बीटा कार्बन के पास चला जाएगा, तो बीटा कार्बन का जो डबल बॉन्ड अल्फा बीटा के बीच था दैट विल बी ब्रोकन, क्योंकि इसकी वैलेंसी सेटिस्फाई हो गई। तो यू गेट CHOH। ये बन गया आपका कौन सा ग्रुप, हाइड्रोक्सी ग्रुप। OH इज योर हाइड्रोक्सी ग्रुप।
और एक जो H था वो आ गया आपका इसके पास अल्फा कार्बन के पास. नाउ योर बीटा कार्बन हैज हाइड्रोक्सी ग्रुप. पहले बीटा कार्बन अल्फा कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड था, हमने उसको बोला इनॉइल ग्रुप बन गया. नाउ क्योंकि वाटर मॉलिक्यूल ऐड हुआ, एक प्रोटॉन अल्फा के पास चला गया, दैट फॉर्म CH2, वैलेंसी सेटिस्फाइड. अब हमारे पास एक H और एक O बड़ा है, वो कहाँ आ गया? बीटा कार्बन के पास. ठीक है जी. तो बीटा कार्बन अब आपका क्या बन गया? हाइड्रोक्सी ग्रुप. तो सारी रिएक्शंस आप देखो कहाँ हो रही है? बीटा पे ही हो रही है, व्हिच दैट इज व्हाई बीटा ऑक्सीडेशन. OH भी कहाँ हो गया? बीटा के पास. ठीक है. The molecule that is formed is now called as 3-hydroxyacyl molecule. 3-hydroxyacyl coenzyme A molecule. हमें क्या मिल गया? क्योंकि थर्ड पोजीशन, फर्स्ट सेकेंड थर्ड पोजीशन पे वी हैव हाइड्रोक्सी ग्रुप, सो वी गेट 3-hydroxyacyl coenzyme A molecule. फाइन. इसमें ना तो कोई एनर्जी बनेगी इस स्टेप पे, ना ही कोई एनर्जी रिलीज होगी. दिस इज अ क्लियर कट स्टेप जिसमें सिर्फ वाटर मॉलिक्यूल ऐड करके HOH हमारा बनेगा. ठीक है जी. नाउ द थर्ड स्टेप इज अगेन ऑक्सीडेशन, व्हिच मींस अगेन रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स. थर्ड स्टेप इज फर्दर ऑक्सीडेशन और फर्दर रिमूवल ऑफ प्रोटॉन्स. फिर से रिमूव होने हैं प्रोटॉन्स. आपके पास फिर से प्रोटॉन्स कहाँ? बीटा से ही रिमूव होंगे. दिस इज ऑक्सीडेशन 2. फिर से बीटा से रिमूव होंगे. नाउ व्हाट यू गेट इज दोनों प्रोटॉन्स बीटा के गए, बीटा के पास C डबल बॉन्ड O आ गया, लाइक दिस. फाइन. CH2 COSCOA. फिर से दोनों प्रोटॉन्स बीटा से गए. इस टाइम पे जो एक्सेप्टर है प्रोटॉन्स का, दैट इज नॉट FADH, दैट इज NADH, एंड इट विल फॉर्म NADH2. और ये NADH2 जब ETC में जाता है तो ये 3 ATP मॉलिक्यूल्स देता है, इवन मोर बेनिफिशियल देन FADH. ऑक्सीडेशन 2 पे जब आपके दो प्रोटॉन्स रिमूव हुए, ये NADH इसको एक्सेप्ट करेगा और NADH ETC में 3 ATP मॉलिक्यूल्स देगा. Fine. Now the last step is the main step, that is the thiolysis. Thiolysis, which means the breakdown, और वो breakdown भी यही होगा अल्फा और बीटा के बीच में. तो ब्रेकडाउन के बाद जो हमारे पास दो मॉलिक्यूल्स आएंगे वो होंगे RCH2 COSCOA plus we will get CH3 COSCOA because it requires another molecule of coenzyme A. अब देखो ब्रेकडाउन में क्या हुआ, वेरी इंपॉर्टेंट. ब्रेकडाउन में again a coenzyme A molecule is added. This coenzyme A molecule joined बीटा के साथ, so we get RCH2CO और उसके साथ लग गया हमारा coenzyme A molecule. फाइन. coenzyme A लग गया, उसने अपना प्रोटॉन एक डोनेट कर दिया यहाँ पे, so we get CH3COSO. फाइन. ये हमारा क्या है? दिस इज आर एसिटाइल कोएंजाइम A. दिस इज आर एसिटाइल कोएंजाइम A. ये एसिटाइल कोएंजाइम A जब ETC में जाता है तो ये 12 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP देता है. सबसे ज्यादा एनर्जी यील्डिंग कि जब आपका एसिटाइल कोएंजाइम A ETC में जाता है तो ये NAD FADH से भी ज्यादा एनर्जी देता है 12 मॉलिक्यूल्स की. हाईली बेनिफिशियल. अब आपके पास पीछे क्या बच गया? ये दिस इज अगेन योर एक्टिवेटिव फैटी एसिड. अब हम इसको अगर फर्स्ट मॉलिक्यूल से कंपेयर करें, इफ वी कंपेयर दिस विद द फर्स्ट मॉलिक्यूल, जब हमने स्टार्टिंग में शुरू किया था वी हैड 1 2 3 4 कार्बन, राइट. जब हमने एंड किया तो हमारे पास एक और दो ही कार्बन रह गए, which means कि जब ये चार रिएक्शंस एंड होगी तो बाय द एंड ऑफ दिस रिएक्शन एक फैटी एसिड मॉलिक्यूल से दो कार्बन मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं. एक रिएक्शन में दो कार्बन मॉलिक्यूल्स रिमूव हुए, which means कि यही रिएक्शन जब 6 और टाइम्स रिमूव चलेगी, फिर से ये रिएक्शन 6 टाइम चलेगी. नाउ वी हैव एक्टिवेटेड फैटी एसिड. इसने क्या करना है? फिर से इस 4 स्टेप में वापस आ जाना है. फिर से एक मॉलिक्यूल एसिटाइल का रिमूव होगा. दिस रिएक्शन अगर हम पाल्मिटिक एसिड लेते हैं which is of 16 कार्बन, पाल्मिटिक एसिड लेंगे, एक रिएक्शन में पाल्मिटिक एसिड जब एक चेन में चला तो पाल्मिटिक एसिड से दो मॉलिक्यूल्स रिमूव हो गए, बचे कितने? 14.
फिर से ये रिएक्शन 6 टाइम्स रिपीट होगी, फिर आपका पाल्मिटिक एसिड जो है वो पूरी तरह से डिग्रेड हो जाएगा और एंड में हमें 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे जब पूरी डिग्रेडेशन होगी। नाउ लेट अस स्टडी कि इस सारे रिएक्शन का एनर्जी क्रक्स क्या निकलता है। एनर्जी क्रक्स क्या निकलेगा? एज आई सेड कि अगर हम पाल्मिटिक एसिड की बात करें तो पाल्मिटिक एसिड को पूरी तरह से ब्रेक डाउन करने के लिए ये रिएक्शन 7 बार चलेगी, राइट? Which means कि we will have 7 molecules of FAD, 7 molecules of NADH2, and acetyl coenzyme A. 7 बार रिएक्शन में 8 एसिटाइल कोएंजाइम ए मिलेंगे। 6 रिएक्शंस में नॉर्मल और लास्ट रिएक्शन में हमें एंड में 2 मॉलिक्यूल्स एसिटाइल के मिल रहे हैं, which means we have 8 molecules of acetyl coenzyme A. Now how much energy they yield? 7 molecules. FADH के हर मॉलिक्यूल ने 2 ATP देना है, हो गया टोटल 14. NADH के हर मॉलिक्यूल ने 3 ATP देना है, हो गया टोटल 21. इसके हर मॉलिक्यूल ने कितने मॉलिक्यूल्स बने? 8. हर मॉलिक्यूल ने 12 ATP देने हैं, टोटल ATP 96. यानी कि हमारे पास टोटल ATPs कितने बने? 131 ATP मॉलिक्यूल्स बनेंगे हमारे पास ETC में। यूज कितने हुए? यूज हमारे हुए जब हमने स्टार्टिंग में फर्स्ट रिएक्शन में एक्टिवेशन कराई थी फैटी एसिड की। जब एक्टिवेशन हुई थी, राइट इन द बिगिनिंग आई सेड कि वहां पे एक एटीपी मॉलिक्यूल 2 मॉलिक्यूल्स के बराबर एनर्जी देता है क्योंकि वो एएमपी में ब्रेक डाउन होता है, व्हिच मींस कि हमारे 2 एटीपी मॉलिक्यूल्स हम यहां से निकाल देंगे। तो एक पाल्मिटिक एसिड का मॉलिक्यूल जब पूरी तरह ब्रेक डाउन होता है तो वो हमें कितनी एटीपी दे रहा है? 129 ATPs, which is very rich amount of ATP being generated in the body. So with this we come to end of our topic कि किस तरह से fatty acids की oxidation होती है और how beneficial they are in yielding the energy. Thank you.